दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम एक विशेष विषय पर देने वाले हैं। आप उस विषय को समझने के लिए आखिर तक बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, हमारे दिमाग में भी आता है कि आज मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के बाद इतना पूरे देश में जगह जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़े यंत्र हैं, उसके बाद भी आज 100 में से 90 लोग हेल्थ से परेशान हैं। जिससे भी मिलिए कोई ऐसा व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में जो ये कहे जी मेरे को कोई प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर नहीं है। समझ नहीं आता क्या हो रहा है कि साफ़ सुथरे पहले से हमारे मकान हैं, साफ़ सुथरे हमारे शहर हैं, साफ़ सुथरी गलियाँ हैं, साफ़ सुथरे कपड़े हैं, जबकि पहले तो इतना सब कुछ गड़बड़ रहता था। उसके बावजूद भी इतनी बीमारियां क्यों हैं? पुराने लोग हमसे ज़्यादा स्वस्थ क्यों थे? तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। कई बार मैं लोगों से पूछता हूं कि क्या ध्यान में आता है, तो उनका अक्सर कुछ लोगों का कहना रहता है कि ये जो हम फिजिकल वर्क छोड़ गए हैं उसकी वजह से ऐसा है। तो मेरा मानना ये नहीं है कि फिजिकल वर्क की वजह से ऐसा है। अगर फिजिकल वर्क ही एक कारण है तो बहुत से लोग मजदूर हैं, बहुत से लोग फिजिकल वर्क बहुत करते हैं, उसके बावजूद भी उनको इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी बीमारियां हैं, उनके भी तरह तरह की समस्याएं हैं, उनको भी डायबिटीज तक है। तो कुछ लोगों को रहता नहीं मेंटल टेंशन की वजह से है। तो ऐसा मेरा मानना ये नहीं है। जिस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं आज उस निष्कर्ष से आपको बताऊंगा। दोस्तों मैंने ये महसूस किया है कि जैसे भारत आज़ाद हुआ था, देश हमारा आज़ाद हुआ था, उस समय में महामारियाँ फैलती थी और बहुत से लोग दुनिया से चले जाते थे। उस डेथ रेट को कंट्रोल करने के लिए बड़ा काम किया मेडिकल लाइन के लोगों ने, मेडिकल से जुड़े हुए लोगों ने, साइंटिस्टों ने, डॉक्टर्स ने। मैं उनको सल्यूट करता हूँ इस बात के लिए। उन्होंने दिन रात मेहनत की, अथक मेहनत की और बहुत सी दवाइयों की खोज की, बहुत से साल्ट डेवलप किए। उससे डेथ रेट बहुत कम हो गया, महामारियाँ फैलनी बंद होगी। ये ठीक है कि महामारी क्या होती थी, आपको समझने के लिए कोरोना को समझ लेना चाहिए कि लाखों लोगों को प्रभावित कर जाती है। और ये भी देखिए मेडिकल साइंस की वजह से, हमारे डॉक्टर्स की वजह से बहुत जल्दी से कंट्रोल होगी। तो इसी तरह की महामारियों के पहले चलती थी, उन पर कंट्रोल हुआ। मेडिकल साइंस ने बेतहाशा तरक्की की। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे अच्छे टेस्टिंग यंत्र, अच्छे अच्छे ऑपरेशन के इक्विपमेंट सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में हैं। उस सब के बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये हमारा रीजन समझ में नहीं आ रहा हमें। तो जो मैं समझ पाया हूँ दोस्तों, उस सब में क्या रहा कि एक तरफ तो मेडिकल साइंस बहुत दिन रात तरक्की कर रही थी और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ रही थी, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा था। उस जनसंख्या के विस्फोट की वजह से, जनसंख्या बढ़ने की वजह से अनाज की ज़रूरत बढ़ी, सब्जियों की ज़रूरत बढ़ी, फलों की ज़रूरत बढ़ी। और हमारे पास जो ज़मीन थी उसमें देसी खाद डलती थी, खेती होती थी, कृषि योग्य ज़मीन भी कम थी, उसमें जो खाद डलती थी उसमें उपज भी कम होती थी। तो उपज को बढ़ाया जाए, अन्न को बढ़ाया जाए जनसंख्या की जरूरतों को पूरी करने के लिए कि लोग भूख से ना मरें। तो उस अनाज को, उपज को बढ़ाने के लिए खादों का चलन हो गया, रासायनिक खादें। तो आज से लगभग 30-35 साल पहले रासायनिक खादें आई और उनका चलन हुआ, चलन बढ़ता चला गया। आज तो इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। रासायनिक खादों से फसलें ज़्यादा हुई, पर फसलें ज़्यादा हुई तो उनके बीच में न्यूट्रिशन गायब हो गया, उनमें जो पोषक तत्व है वो कम हो गए। चलिए रासायनिक खादों तक था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खरपतवार को नष्ट करना है और चीज़ों को नष्ट करना है, बीमारियां कम लगें, पेस्टिसाइड डालना शुरू हो गया। उसके बाद तरह तरह की मेडिसिन्स के स्प्रे पौधों पे आ गए। इन सब की वजह से दोस्तों दुनिया भर की बीमारियां लोगों में आने लगी, क्योंकि न्यूट्रिशन कम हो गया। और न्यूट्रिशन की हालत तो मैं एक चीज़ बताऊं, जो मैंने स्टडी किया था कि जो पालक है, पालक में आज से 40 साल पहले 150 से 175 mg आयरन होता था और आज पालक में 30 से 35 mg आयरन होता है 100 ग्राम पालक में। तो 100 ग्राम पालक में पहले 150 से 175 mg, आज 100 ग्राम पालक में 30 से 35 mg। एक स्वस्थ शरीर को 10 mg आयरन रोज चाहिए। तो एक बार अगर पालक घर में बनता था, साग घर में बनता था, तो एक बार के खाने में 10-15 दिन का आयरन मिल जाता था। आज एक बार के खाने में 3-4 दिन का आयरन मिलता है। और 3-4 दिन का भी इसलिए नहीं मिल पाता कि पहले
डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे थे लोगों के, आज डाइजेस्टिव सिस्टम उतने अच्छे नहीं है, उतना भी नहीं निकाल पाता बॉडी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि न्यूट्रिशन की कमी हुई। जैसे जैसे अभी हम सब्जियां उगा रहे हैं, रात में घिया इतनी सी, सवेरे इतनी बड़ी। तरबूज जो 3 महीने में बनता था, आज जैसे वो छोटा सा आता है, उसकी बेल में इंजेक्शन लगा देते हैं, 15 दिन में इतना बड़ा हो जाता है। तो ये जो केमिकल का, स्टीरॉयड का उपयोग हुआ, पशुओं को, पशु चारे में यूरिया मिलाने लग गए और उनको स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाने लग गए। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं, जो 15 साल में उसने दूध देना था, 5 साल में उससे दूध ले लेते हैं, तो उसमें भी केमिकल। तो जो ये स्टीरॉयड का चलन दूध में, पशुओं के में, फसलों में, फलों में भी इस तरह के हुआ, तो इसने सब लोगों के शरीरों में डाइजेस्टिव सिस्टम उड़ा दिए, इसने लीवर पे फर्क डाल दिया, इसने हार्मोनल डिसऑर्डर पैदा कर दिया। इसलिए हर व्यक्ति, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हेल्थ से परेशान है। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा इसका होगा क्या। अगर ये इसी तरह से चलता रहा, ना डॉक्टर्स की समझ में आ रहा, ना लोगों के समझ में आ रहा। तो दोस्तों, मैंने पीछे न्यूट्रिशन काउंसलर का एक कोर्स किया और समझ में आया कि ये तो सारी गड़बड़ न्यूट्रिशन की कमी से हो रही है। ये अभी अगर बचेगा समाज तो न्यूट्रिशन की वजह से बचेगा, नहीं तो एक आदमी को कैंसर होता था तो फिल्म बन जाती थी। आज एक छोटे छोटे गांव में, शहर में अनेकों लोगों को कैंसर है। तो इनसे अगर बचाना है, चीज़ों से बचाना है, जने जने को डायबिटीज हुई है, जने जने को डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, लीवर खराब है, कितने लोगों का आज किडनी खराब है, डायलिसिस हो रहा है। तो इसका जो एक ही हल है दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो मैंने स्टडीज़ की हैं, जो मैंने पीछे बहुत टाइम से इसके पीछे मैं पड़ा हुआ था, देखा है, वो एक हल है कि हम न्यूट्रिशन पे आएँ। न्यूट्रिशन क्या है? वो है मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल की टेबलेट्स। इन पे आना पड़ेगा। बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि मल्टीविटामिन नहीं खाना चाहिए, मल्टी मिनरल नहीं खाना चाहिए। ओके, नहीं मत खाइए, तो करेंगे क्या? रास्ता क्या बचेगा? और थोड़ा रास्ता बचने की भी कोई उम्मीद थी तो मैक्सिमम लोगों ने अपने घरों में आरओ लगवा लिए, मिनिमम टीडीएस का पानी पीते हैं। तो जो जमीन से मिनरल मिल रहा था, जो जमीन से विटामिन मिल रहा था, पानी के थ्रू आ रहा था, हमने वो भी खत्म कर दिया। बहुत सी जगह फिल्टर की जरूरत थी, आरओ लगा दिया। तो इन सब की वजह से सारा का सारा न्यूट्रिशन गायब हो गया। तो दोस्तों, आज अगर आपको मैं ये कहना चाहूँगा, इस बचना है, अपने स्वस्थ रहना है, इन बीमारियों से जूझना है और शरीर को ठीक रखना है, तो जितना जल्दी हो सके किसी ना किसी मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टेबलेट पे आइए। एक टेबलेट, सिर्फ एक टेबलेट, वो बनी इस तरह से होती है, वो बनी नहीं बनी हुई है तो स्टडी कर लीजिए कि क्या वो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस दिया हुआ है कि इतने mg ये होना चाहिए, इतने mg ये होना चाहिए, इतने mg ये होना चाहिए, उसके हिसाब से बनी है क्या? तो RDA के हिसाब से जो टेबलेट बनी हो आपको वो लेनी है। उसमें लगभग 13 विटामिन हमारी बॉडी को चाहिए, 13 के 13 विटामिन होने चाहिए, 13 से 14 मिनरल जो रूटीन के हैं। कुछ मिनरल तो ऐसे हैं जो हमें रूटीन में वैसे, जैसे सोडियम है नमक से मिल जाता है, क्लोरीन है नमक से मिल जाता है, कुछ तो हमें ऐसे मिलते रहते हैं। सोडियम क्लोराइड नमक का एक फार्मूलेशन होता है, पर उसके अलावा भी 13 से 14 मिनरल्स हमें रिक्वायर्ड रहते हैं, वो पूरे हों। क्योंकि कारण क्या है कि अगर विटामिन ए की कमी होगी बॉडी में तो आंखें बैठ जाएंगी, रतौंधी हो जाएगी, आंखों से दिखना कम हो जाएगा। विटामिन बी की कमी होगी तो ब्रेन प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, हमारी नर्वस ब्रेकडाउन के चांसेस भी रहेंगे, हमारा शुगर जो है ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगी क्योंकि B1 उसके लिए रिक्वायर्ड रहता है। विटामिन सी की कमी होगी तो इम्यूनिटी बड़ी कमज़ोर होगी, हड्डियां दर्द करेंगी। विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम का डिपोजिशन ठीक से नहीं होगा, हमारे शरीर में मसल्स में बड़ी वीकनेस आ जाएगी, ब्रेन में प्रॉब्लम आएगी। विटामिन ई की कमी होगी तो हमारा हार्ट अटैक ज़्यादा होगा, स्ट्रोक्स ज़्यादा होंगे, इनफर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगा जो इस टाइम बढ़ा हुआ है। विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और कभी नक्सीर आएगी, कभी कहीं से अगर चोट लगी, ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे उपयोग हैं इनके। इसी तरह से मिनरल में कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां गई, मैग्नीशियम की कमी होगी तो बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक नहीं बनेंगे। तो मतलब अगर हम इसको डीपली देखेंगे तो इनका उपयोग इस बॉडी को चलाने के लिए
डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाने के लिए, लीवर्स को ठीक रखने के लिए, हर चीज़ के लिए मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल टेबलेट रिक्वायर्ड है। तो आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रख लेंगे अगर, कि पूरे विटामिन हों, पूरे मिनरल हों, और उसमें भी RDA के हिसाब से बनी हो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको सर्टिफिकेशन दिया हो, किसी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट हो। तो ये सारी चीज़ें देखें, और अगर उन टेबलेट्स के बीच में एंटीऑक्सीडेंट्स भी 3-4-5 हों तो वो सोने पे सुहागा रहता है। क्योंकि कारण क्या है, जब हम ज़्यादा काम करते हैं या हम कम सोते हैं या इतना केमिकल खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं जो अंदर से इंजर करते हैं। वो फ्री रेडिकल्स बहुत सी बीमारियों का कारण बनते हैं, वही ट्यूमर का कारण भी बनते हैं, वही कैंसर का कारण भी बनते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को रोज़ की रोज़ निपटाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बॉडी स्वस्थ नहीं रह पाएगी। उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स अगर उस टेबलेट में हो तो उससे भी बेहतर है। टेबलेट्स के ऊपर लिखा रहता है, मैं टेबलेट का नाम नहीं ले रहा हूँ कोई, क्योंकि बहुत कंपनियाँ बहुत अच्छी अच्छी टेबलेट्स बना रही हैं। तो ये आपको देखना है, आप उन टेबलेट्स को लीजिए। लेडीज़ के लिए स्पेशली अगर कोई कंपनी लेडीज़ की स्पेशल टेबलेट्स बना रही हैं, क्योंकि लेडीज़ के हार्मोन्स कुछ और होते हैं, जेंट्स के कुछ और होते हैं, तो हम स्पेशली लेडीज़ की टेबलेट को प्रेफर अलग से कर सकते हैं। लेडीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। कभी भी लेडीज़ की अगर टेबलेट देखेंगे आप मल्टीविटामिन मिनरल की जो स्पेशली बनाई होगी, उसमें आयरन ज़्यादा होगा, क्योंकि लेडीज़ को 21 mg आयरन डेली चाहिए, जेंट्स को 10 mg आयरन रोज चाहिए। लेडीज़ को कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, जेंट्स को कैल्शियम कंपैरेटिवली कम चाहिए। तो उन टेबलेट्स में डिफ्रेंशिएट होता है अगर उसको स्टडी करेंगे आप। तो इसलिए मेरा दोस्तों आपसे ये कहना है कि आज से एक डिसीजन बना लीजिए कि हम डेली एक टेबलेट मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल की लेंगे, और जो भी टेबलेट आप लेना चाहें उस टेबलेट की एक खूबी रखिए, क्योंकि ये न्यूट्रिशन है, ये मेडिसिन नहीं है। इसके लिए कोई टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, आप सुबह खाएं, आप दोपहर में खाएं, आप शाम में खाएं, आप किसी भी टाइम टेबलेट को ले सकते हैं। डेली एक लेनी होती है, और उस टेबलेट को कभी भी खाली पेट नहीं खाएं, क्योंकि मल्टीविटामिन और मिनरल जो हैं वो भोजन का पार्ट है। वो खाली में ताकत नहीं देते हैं, वो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और भोजन में मिलके वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जितना खाने के साथ खाया जाए, चाहे आप ब्रेकफास्ट के बाद लें, चाहे आप लंच के बाद लें, चाहे आप डिनर के बाद लें, खाने के तुरंत बाद लें, आखिरी टुकड़ा लिया उसके बाद भी आप एक टेबलेट ले लेंगे, तो जितना नियरेस्ट टू द मील लेंगे उतना वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, पावरफुल रहेगा। जैसे लेडीज़ वाली जितनी टेबलेट्स होती हैं तो खाने के बीच में ही ली जाएँ तो और ज़्यादा अच्छी हैं। 1-2 रोटी खाई, एक टेबलेट निगली, 1-2 रोटी और खा ली, उससे भारीपन नहीं रहेगा। उससे लेडीज़ में जो कई बार वीक ज़्यादा हो जाती हैं, उनमें चक्कर आने लग जाते हैं, ताकत की चीज़ चक्कर ला देती है, वो समस्या नहीं आएगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब आप मल्टीविटामिन और मल्टीमिनरल की टेबलेट ले रहे हो तो पानी का इंटेक बढ़ा दें, ताकि बॉडी ठीक से डिटॉक्सीफाई हो सके, आपके टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें और आपका शरीर स्वस्थ रहे। अगर ऐसा इंडिया का हर आदमी करने लग जाएगा दोस्तों, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, अगले 2 से 3 साल में ये जो 80 से 90% हेल्थ से परेशान लोग हैं, ये परेशानी इम्यूनिटी में भी, फिटनेस लेवल में भी, एनर्जी लेवल में भी, ये लगभग 40-50% तक डाउन आ सकते हैं, और आने वाले टाइम में हम इसको और घटा सकते हैं। तो मेरे को इतना ही कहना था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपको ये कैसा लगा, इससे कोई आप इसकी फेवर में, इसकी डिसफेवर में कोई भी आपके मन में क्वेश्चन आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।